हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी पे। एक बार सबको फिर से नमस्कार। और हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैथ और साइंस की सीरीज चला रहे हैं। और इस सीरीज में आपको 10 साइंस के क्वेश्चन मिलते हैं और 20 मैथ के क्वेश्चन, जो आपके सुपर टेट में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो सुपर टेट 2022 की तैयारी शुरू हो गई है। जो भी बच्चे टेट में, यूपी टेट में, प्राइमरी जूनियर में सफल हो चुके हैं, और वो सभी लोग ये वीडियो देख सकते हैं और आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट, सबको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने टेट पास किया और अच्छे नंबर लाए हैं। अब वो सब सुपर टेट 2022 की तैयारी जरूर करेंगे और जल्द से जल्द ही वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहेंगे। और इसी क्रम में हमारा ये जो आज का पार्ट 6 है, यहाँ पे हम लोग आज पार्ट 6, इसका प्रैक्टिस सेट 6, वो 20 मैथ के क्वेश्चन, 10 साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और सभी लोग पर डे सारे वीडियो को ध्यान से देखा करिए और आगे की प्रैक्टिस बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये साइंस से रिलेटेड है। और क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, ये क्लास 10th के साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक चीज पूछा गया था कि प्रकृति बताइए। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? जैसे आवेश की मात्रा पूछ ली और प्रकृति पूछ लिया, तो मात्रा और प्रकृति में क्या अंतर है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लो। जैसे कोई चालक होता है, और चालक मेटल किससे मिलकर बना होता है? तो ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु, एटम्स। तो एटम कैसा होता है? एटम अगर आपने देखा होगा तो बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, जैसे एक इसके पास वाला एटम्स था, बीच में नाभिक है, उसके आसपास क्या है? सेल्स हैं, और इन सेल में इलेक्ट्रॉन्स है। तो मान लो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन ये निकला और इस पे ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स चला गया। अब होता क्या है कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। और इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये एटम मान लो Z1 था, ये एटम मान लो Z2 था। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वहां पे हम लोग पॉजिटिव प्लस लगाते हैं, कहते हैं धनात्मक, धन चार्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया, धन चार्ज है। और जिस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, अधिकता हो जाती है, वो माइनस चार्ज होता है। इससे एक इलेक्ट्रॉन गया है तो 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए होते 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन गए होते 3 माइनस। जितने यहां से कम पड़ते जाएंगे उतने प्लस के होते जाएंगे। तो अब अधिकता है तो ऋण आवेश होगा, अगर कमी है तो कैसा होगा? धन आवेश। तो यहां से देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि अधिक है, तो सीधी सी बात है, जिस ऑप्शन में ऋण आवेश होगा, क्योंकि अधिकता की वजह से ऋण आवेश आता है, वही ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो डी ऑप्शन तो पहले गलत कर दिया। अब पूछा जाता है आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा का सूत्र जो होता है Q बराबर NE होता है। तो Q बराबर NE का मतलब N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? तो आप कहोगे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? तो ये क्वेश्चन आपको गिवन था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 16 पंचे 80, माइनस है तो माइनस लगाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। 80 ये 8.0 आएगा इंटू 10⁻⁻19। तो देखो ये किस ऑप्शन में दिया है, 8.0 इंटू 10⁻⁻19, ये ऑप्शन नंबर
सी पे दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब इसको पूरा सब प्रोसेस एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सुपर टेट में या जूनियर टेट में क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछे गए हैं। जो लोग जूनियर टेट या केवल यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाने वाला कौन सा लेंस है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पहले गेस करिए, लगाइए अपनी तरफ से, क्वेश्चन आंसर दीजिए, उसके बाद इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो जैसे दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष के बारे में आप लोग जानते होंगे कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। साफ मतलब क्लियर नहीं रहता है। दूर की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी, तो इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसमें कैसा लेंस लगाया जाता है, तो इसकी एक ट्रिक है, वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी दूरदृष्टि दोष बोले तो उत्तल लेंस बनाएंगे, एक अवतल लेंस बनाएंगे। यही दो लेंस लगते हैं। और अनिश्चित मतलब किसी भी फोकस दूरी और किसी भी फोकस दूरी, ये बात गलत है। ऊपर में से होगा, निश्चित फोकस दूरी का होता है, क्योंकि जैसी आवश्यकता होती है आंखों को उतनी फोकस दूरी का हम लोग लगाते हैं। तो उत्तल लेंस में देखो ये मिड वाला पॉइंट जो इसका पोल होता है, बीच वाला पॉइंट। अवतल लेंस में देखो बीच वाला पॉइंट। अब किस लेंस में पॉइंट ये निकट है, किस में दूर है, तो इसमें कहोगे आप लोग ये वाला, ये क्या है, दूर दूर पॉइंट है। और अवतल लेंस देखोगे तो कहोगे ये तो पॉइंट बहुत निकट निकट है, निकट। तो यहां पे दूर है तो इसका मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और यहाँ पे निकट निकट है तो निकट मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कभी भूलोगे नहीं, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और दूरदृष्टि दोष के लिए मतलब उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी, और निश्चित दूरी का, निश्चित फोकस का 25 सेंटीमीटर फोकस होती है, उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। देखिए इसका आप लोग आंसर करिए, देखते हैं क्या लगाते हैं। कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, नीले रंग के लिए। तो किस कलर के लिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे लाल रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, मतलब कैसे जहन में बात रहेगी? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब जिस कलर की तरंगदैर्घ्य, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य किसी चीज से जल्दी टकरा जाती है वो प्रकीर्णन कहलाता है। मतलब सारे कलर की अपनी अलग अलग तरंगदैर्घ्य है, और वायुमंडल में जब तरंगे चलती हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल के पार्टिकल या फिर किसी और गैस के पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये तरंगे जो होती है, हवा, वायु के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल, धूल के पार्टिकल बहुत सारे रहते हैं। तो ये जो प्रकाश तरंगे होती है इन पार्टिकल से टकरा के डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, और इनकी एनर्जी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तो कलर धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है। तो इसीलिए क्या होता है, रोड पे या फिर सिग्नल्स में लाल लाइट का यूज किया जाता है। क्यों? और कोहरे में पीली लाइट, लाल लाइट ज्यादा यूज की जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है ये जल्दी टकराती नहीं और इनको पार करके निकल जाती है, तो दूर तक जाती है, दूर दूर तक जाती है। पीला रंग हो गया, लाल रंग हो गया, तो सबसे ज्यादा तो लाल रंग होता है, उसके बाद पीला आता है। तो इसीलिए सिग्नल्स की लाइट या फिर रोड के किनारे इंडिकेटर जो होते हैं इनकी लाइट हमेशा लाल या पीले रंग की रखी जाती है, जिससे कि दूर तक वो कलर दिखाई पड़े। तो प्रकीर्णन कम होता है तभी तो दूर तक जाएगा, नहीं तो वायु में, गैस में, ऑक्सीजन मतलब जो भी वायुमंडल में गैस है उनसे टकरा के क्या होगा, वो कलर खत्म हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और यही कारण है कि
जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल की लाइट्स होती हैं, वो लाल रंग की ही लगाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जूनियर का जो एग्जाम लोग देते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सुपर टेट में तो आएगा ही। इसको ध्यान से देखो। दिया हुआ कार्बन, सल्फर। सल्फर को गंधक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गंधक का पाउडर। सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक भी कहते हैं। और CH2 और माइनस 20,000 कैलोरी उष्मा, ये उष्मा है, ऊर्जा उष्मा कह सकते हैं जो भी। तो किस प्रकार की अपक्रिया है ये पूछा गया है। तो उष्मा शोषी है, उष्मा छेपी है, उत्प्रोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहां पे क्या कहोगे? उष्मा शोषी और उष्मा छेपी अपक्रिया क्या होता है ये पहले ध्यान से समझ लो। उष्मा शोषी तो ऐसी अपक्रियाएं जो उष्मा का शोषण करती हैं, उष्मा का अवशोषित करती, उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, तो उष्मा शोषी कहलाती हैं। जैसे A से B बन रहा है और उष्मा इसमें खत्म हुई है, इसने उष्मा का अवशोषण कर लिया। A उत्पाद, ये कोई अभिकारक था, अभिकारक से उत्पाद बना और ये क्या पड़ गया? ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने का मतलब कि उस पूरे चीज की उष्मा इसने क्या की? अवशोषित कर ली, अंदर कर ली, तभी तो ठंडा पड़ेगा। और एक रिएक्शन होती है A से, जैसे B बना है, वो बहुत तेज से गर्म हो जाती है। पूरा का पूरा जो वो होगा टेस्ट ट्यूब या जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पूरा का पूरा हीट करने लगेगा। जैसे आप लोगों ने चूने को डाला होगा पानी में, तो चूना जैसे पानी में डालोगे तो थोड़ा सा बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है और गर्म पड़ जाता है। और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो उनको बोला जाता है ऊष्मा छेपी, कि ये अपक्रिया क्या है? उष्मा दे रही है, वापस कर रही है, उष्मा निकाल रही है, तभी तो गर्म पड़ा। तो उष्मा छेपी जो अपक्रिया निकालती है, तो इनको प्लस डेल्टा H करके लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे मेन फोकस इस पे रहेगा। और जो अपक्रियाएं उष्मा का अवशोषण करती हैं उसको माइनस डेल्टा H करके लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये अपक्रिया जो हो गई ये कैसी हो गई? उष्मा शोषी अपक्रिया हो गई। तो ये इसका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उष्मा छेपी, उष्मा शोषी दोनों को ध्यान रखिएगा, और सिंपल सी है, बस साइन का अंतर है। इसमें माइनस है तो उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, और इसमें प्लस है तो उष्मा छेपी अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पूछा गया है निम्न धातुओं में से उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। उत्कृष्ट धातु का उदाहरण कौन सा है? आर्गन, कैल्शियम, बेरियम या प्लेटिनम? तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? एक उत्कृष्ट धातु है। इसका मतलब क्या होता है कि प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में। इसी तरह से सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, इनको भी हम लोग उत्कृष्ट धातुएं भी कहते हैं। तो 3 धातुएं ऐसी हैं जो पृथ्वी में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीजें। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, मतलब शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, ऐसा कह सकते हो। सोना, चांदी और प्लेटिनम 3 धातुएं ऐसी हैं जो उत्कृष्ट धातुओं की श्रेणी में आती है। उनमें से एक कौन सी है? प्लेटिनम। इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, सफेद सोना। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे पूछा गया है कि पीतल क्या है? पीतल उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है या विषमांगी मिश्रण है? तो पीतल जो होता है दोस्तों, कॉपर प्लस जिंक, इनका मिश्र धातु होता है। इनका क्या है? मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक, 70% कॉपर होता है इसमें, और 30% क्या होती है? जिंक होती है। तो 70% कॉपर, 30% जिंक का जो मिश्रण होता है, ये क्या कहलाता है? पीतल। इसलिए पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। अमोनिया, शरीर में जो अमोनिया बनती है बॉडी में, ये यूरिया में इसका परिवर्तन कौन करता है? यूरिया मतलब यूरिन। तो कौन करेगा? तो 4 ऑप्शन देखो, यकृत, अग्न्याशय, आमाशय, वक्र। तो इसका राइट आंसर होता है यकृत। लीवर जो होता है ये अमोनिया को
जो भी ब्लड में अमोनिया होता है इसको यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है, मतलब उत्सर्जी अंग है, को उत्सर्जित कर देता है। तो यकृत लीवर इसका राइट आंसर होगा। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करने का काम लीवर करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको करके देखिए, फटाफट आंसर लगाइए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। सॉल्यूशन क्या, कुछ नहीं है, सिंपल सा पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट करता हुआ कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत, वही क्वेश्चन सेम है, इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये सबको पता होगा, मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम होता है। 1300 से 1400 ग्राम, मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम होता है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन पूछा गया है कि विशेष लक्षण किस चीज का है? तो इसका आंसर राइट होता है आवृत बीजी पादपों का। तो द्विनिषेचन विशेष लक्षण क्या होता है? आवृत बीजी पादप का। तो इसके साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, जो मैथ का पहला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर हम लोग इसका आंसर करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या होगी? इसका फटाफट आंसर करिए। %45 135 है, तो 45% बराबर 135। तो 1% यहां से क्या होगा? इसको 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 तियां 27। तो 1% की वैल्यू 3 और 100% मतलब टोटल पूछा गया है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो 300 इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको फटाफट सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आंसर जल्दी फटाफट, 1 सेकंड के अंदर। इसको सॉल्व करिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहां से, तो 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई, इन ब्रैकेट 1 + 2 डिवाइडेड बाई 4/3। डिवाइडेड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगेगा और इनवर्स हो जाएगा, 1 + 2 × 3/4। यहां से देखोगे 2 2 = 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से फिर वैसे बचेगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 1 + 3/2। तो इसको ऐड करोगे तो 2 एकम 2 3 2 5/2 आ जाएगा। 1 + 2 डिवाइडेड बाई 5/2। डिवाइड हटाओगे इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगा के 2/5। तो 2 2 = 4/5, 1 + 4/5। तो 5 एकम 5 4 9/5। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर तो आ रहा है सबका, फटाफट आंसर करते रहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पीए और पीबी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, जहां A तथा B स्पर्श बिंदु है। चतुर्भुज OAPB अवश्य होगा, क्या होगा? तो एक वृत्त दिया है, बाहर एक बिंदु है P, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PA PB, केंद्र है, इसको ऐसे मिला लो। और पूछा गया है 2 स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु A तथा B स्पर्श बिंदु। यहां पे देखो ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण 90 डिग्री का होता है, और इधर भी ये इन दोनों का कोण, जो बाकी जो बचे इनका भी सम कितना होगा? 90। जब ये 90 ये 90 दो 90 90 के हो गए तो टोटल 360 होना चाहिए, और 2 90 90 180 हो गए हैं, तो 180 बचा। इसका मतलब कि ये वाला जो कोण है और ये कोण है, इनका सम कितना है? 180 है।
और आमने सामने कोणों का योग 180 कब होता है? जब चतुर्भुज कैसा होता है? एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय या वृत्तीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कह सकते हैं एक वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये ज्योमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। दिया हुआ है कि ये नंबर दिया है 85953 में 5 के दोनों स्थानीय मानों में कितना अंतर है? तो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? आप कहेंगे 50 होगा। इस 5 का स्थानीय मान कहेंगे क्या होगा? तो आप कहेंगे 5000 होगा। अंतर मतलब घटाना है। 5000 घटाओगे 5000 में से 50 तो 4950 बचेगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर होता है। कुछ नहीं है क्वेश्चन पेपर में, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सुपर टेट में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपए में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य से बेचता है। एक से उसे 15% का लाभ तथा दूसरे से 10% की हानि। यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो दोनों किताबों का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अलग अलग पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, इसका आंसर करिए फटाफट सब लोग। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखो ध्यान से। पहले 410 में खरीद रहा है, ठीक है, और ए को 15% लाभ पर बेचता है। तो मान लेते हैं x रुपए में बेचा और उस पर कितना लाभ हुआ है? 15% का लाभ हुआ है। फिर दूसरी चीज को y रुपए में बेचा, उस वजह से उसको क्या हुआ है? 10% की हानि हुई है। इसका मतलब उसने 90% पे बेच दिया, तो 90/100। देखो ध्यान से क्या किया। पहले 410 में खरीद रहा था, तो कॉस्ट प्राइस उसका, तो टोटल दोनों किताबों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 410। अब हम मान लेते हैं एक किताब का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो x रुपया है, एक का y रुपया है। पहले किताब का एक किताब का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपया है, और दूसरी किताब का कॉस्ट प्राइस है जो दोस्तों वो कितना है? y रुपया है। अब पहली किताब पर अगर 15% का लाभ लेता है, मतलब कि जितने की खरीदा था उसका 15% लाभ लेगा, तो 115/100 हम लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अगर फिर इधर बात की जाए दूसरी किताब के लिए, बोल रहा है कि इस पे 10% की हानि होती है, तो वही चीज अपने आप में पूरी 100% होती है। दूसरी किताब का जो कॉस्ट प्राइस था वो भी अपने आप में क्या था? पूरा था 100%। उसमें 10% की लॉस हो गया, हानि हो गई, तो कितना बचा? तो कहोगे 90%। 90% का ही तो मूल्य मिलेगा उसको जब हानि हुई है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने y बराबर y इंटू 90/100 रखा। यहां से इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x अपॉन y जो बचेगा ये बचेगा 90/115। 5 से काटोगे 15 से, 5 से 5 कम 5, 4 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 18:23 आता है। ये रेशियो आ गया है। अब अलग अलग निकालना है, तो देखो टोटल ये कितना हो जाएगा? 18 और 23, तो आप कहेंगे 8 3 11 और 3 और 1 4 41, टोटल 41। 41 की वैल्यू दी है 410, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 10, क्योंकि 41 एकम 41, 41 दहिया 410। अब हमको पहली किताब का मूल्य है, यहाँ देखो रेशियो कितना है इसका? 18, तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? तो आप कहोगे 180 आएगा। तो 180 रुपए की ये किताब हो गई। 23 से मल्टीप्लाई करोगे जब इसी को 23 से, तो 23 इंटू 10, तो आप कहोगे 230 आ गया। तो ऑप्शन चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली किताब का मूल्य 80 रुपया और दूसरी किताब का मूल्य 230 रुपया। ये सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कहीं पे नोट कर लीजिए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन कहीं मिले बुक से, कहीं से भी 3 4 5 क्वेश्चन जितने भी हो पाए सब लगा के चेक कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर। यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा?
तो देखो 121 चॉकलेट है, इन्हीं का 2 पार्ट कर दिया गया 7:4। तो टोटल अगर हम लोग रेशियो देखेंगे यहां से तो कहेंगे टोटल रेशियो कितना है 11, और ये 11 है किसका, यह है तो 121 का ही, तो 11 बराबर 121। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 121 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 1 की वैल्यू 11 आ गई। तो पहली चॉकलेट छोटा भाग पूछा गया तो छोटा भाग ये है, तो यहाँ पे क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 गुणे 4 44 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसको सॉल्व करिए फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहां से हम लोग x माइनस 1 बराबर 0 अगर पुट करते हैं तो यहां से x बराबर निकलेगा 1। अब इस x की वैल्यू 1 जो है इसको इसी में पुट कर दो तो ये बनेगा 1 की पावर 13 प्लस 1। तो 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 ही रहेगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि जब x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ पे शेषफल 2 बचेगा। अब यहाँ पे कितनी भी बड़ी इक्वेशन होती, सिंपली यही प्रोसेस अप्लाई किया जाता है कि जो भी एक फैक्टर दिया हुआ है जिससे भाग किया जा रहा है उसको पहले 0 के अकॉर्डिंग पुट करो, 0 के इक्वल पुट करो, फिर वहां से x की वैल्यू फाइंड करो और जो भी वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन में डाल दो। और इक्वेशन में जब x की वैल्यू डाल दोगे तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो बचेगा वो रिमाइंडर ही बचेगा, शेषफल बचेगा। ये इसका सिंपल शॉर्टकट था, तरीका था। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, यदि दो कोटिपूरक कोणों में अनुपात 2:3 है तो वे कोण होंगे। कोटिपूरक कोण दोस्तों किसे कहते हैं, कोटिपूरक और संपूरक दो चीजें होती हैं, इनको ध्यान में रखना आप लोग। संपूरक जो होता है ऐसे दो कोण, मतलब दो कोण θ1 प्लस θ2 जिनका जोड़ कितना हो 180 डिग्री हो, तो ये क्या कहलाते हैं, संपूरक, सप्लीमेंट्री। कोटिपूरक दो कोण θ1 प्लस θ2 जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं। अब यहां पे दोनों θ1 और θ2 का रेशियो दे रखा है, θ2 और θ1 का रेशियो। तो रेशियो से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 2 + 3, या फिर अलग अलग और प्रॉब्लम होती हो किसी को θ1 θ2 रेशियो कैसे हम निकाल देते हैं बार बार, तो अलग अलग ऐसे मान सकते हैं वो लोग कि θ1 बराबर 2x हो गया, θ2 बराबर 3x हो गया, दोनों का जोड़ 90 होता है तो 3 + 2x 5x, यहां से देखो 2x + 3x बराबर 90, 3 2 5x बराबर 90, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर 18 आया। अब इस x की वैल्यू क्या करोगे, वापस θ1 और θ2 में पुट करोगे, तो θ1 18 दूनी 36 और θ2 हो जाएगा 18 तिया 54, तो 36 डिग्री और 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा स्पीड में करना चाहते हो तो इसको एक तरीका और है कि जैसे ये दोनों रेशियो का कोणों का रेशियो दे रखा था अनुपात 2:3, तो टोटल ये कितना है, 2 + 3 कितना होता है 5, 5 का मतलब 90 डिग्री, मतलब दो कोण है उन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। तो रेशियो का अनुपात वो हमने जोड़ दिया, रेशियो जोड़ दिया, और ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां से एक की वैल्यू निकालोगे 80 आएगी, अलग अलग निकालना है तो एक का 18 आएगी, सॉरी अलग अलग निकालना है। तो पहला 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 गुणे 2 तो 36 डिग्री। दूसरा कोण 3 है तो इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 गुणे 3 54 डिग्री। तो यही काम है हम लोग जो अपना बेसिक तरीके से इस टाइप से करते हैं, x मान के दुनिया का बवाल। वही चीजें कई क्वेश्चन में हमने शॉर्ट में बता दी है, डायरेक्ट रेशियो को ऐड करो, x मानने की जरूरत नहीं, थोड़ा स्मार्ट बनो, पेपर में टाइम बचाना है। और ऐसे अगर बच्चों की तरह x और y के मानोगे तो बहुत टाइम लगेगा,
तो डायरेक्ट रेशियो को जोड़ो, 90 के बराबर रखो, वहां से 1 की वैल्यू, ये यूनिट निकालना है। सबसे जरूरी क्या है इसका, यूनिट। यूनिट मतलब कह सकते हो इकाई नंबर, इकाई, 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू जैसे आती है वैसे इसमें सब कुछ जो पूछा जाएगा उसका मल्टीप्लाई करते जाओ, और सारी वैल्यू इस साइड में आती जाएगी। यहाँ पे जिसका भी मल्टीप्लाई करोगे, जिस चीज का मल्टीप्लाई करोगे, वो वैल्यू इधर आपको मिलती रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 इकाई और 22 इकाई है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितने इकाई होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज की कंडीशन हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि सवाल में दिया है कि एक भुजा 15 है और समद्विबाहु है। तो अगर एक 15 है तो एक भुजा और 15 होगी, या फिर एक भुजा 22 है तो एक भुजा और 22 होगी। देखो मान लेते हैं यहां पर समद्विबाहु वाली भुजा 15 है, तो दो भुजाएं 15 की हो गई और एक हो गई 22 की। दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं समद्विबाहु वाली जो दो भुजाएं बराबर हैं उनकी लंबाई 22 है, तो ये लंबाइयां 22 वाली हो गई, दोनों समान भुजाएं, और बची कितनी, 15। तो यहाँ पे दो टाइप बनेंगे, और ऑप्शन में भी देखो दो दो दिए हैं सब लोग। तो अगर पहले वाले में परिमाप निकालोगे, परिमाप, तो तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, कहोगे 15 15 30 और 20 50 2 52। दूसरा वाला है 22 22 44 और 15 कितना हो जाएगा, 44 10 54 59, तो 52 और 59। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 51 है, तो वह धन होगा। तो CI माइनस SI डिफरेंस हमारे पास 51 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और रेट दिया हुआ है 5%, टाइम है 2 साल का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इफेक्टिव रेट से निकालते हैं, ठीक है। जैसे देख लो एक बार प्रोसेस पूरा। रेट हमारे पास 5% है, इसको हम सिंपली R% से भी लिखते हैं। इफेक्टिव रेट कैसे निकलती है, इफेक्टिव रेट उसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था, A + B + AB अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है, पहले साल का रेट, दूसरे साल का रेट, ठीक है, पहला गुणे दूसरा बटे 100। लेकिन यहाँ पे दोनों साल का रेट सेम है, दोनों साल 5% का ही रेट है। तो हम लोग या R% का रेट अगर सेम है, सेम रेट है, तब क्या करेंगे, सेम रेट। अलग अलग होगा तो अलग अलग रख लेंगे। तो A की जगह पर R%, B की जगह पर R% और AB की जगह पर R गुणे R बटे 100%। तो यहां से एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, जो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R + R² बटे 100। ये जो आया है ये है हमारा साधारण ब्याज, ये है सिंपल इंटरेस्ट SI। टोटल जो आता है, टोटल इफेक्टिव रेट, टोटल इफेक्टिव रेट जो भी आएगा इसको हम लोग कहते हैं CI। टोटल जो है वो क्या है, CI है। और उसके बाद जो ये है R² बटे 100, R² बटे 100, इसको हम लोग कहते हैं CI माइनस SI डिफरेंस। ये चीज अगर मतलब CI SI में आप लोग सीख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इफेक्टिव रेट जब भी आप निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, जैसे अभी हम लोग 5 का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो लिखेंगे 5 + 5 + 5 गुणे 5 बटे 100। तो ये जोड़ोगे 10% में है सारी वैल्यू, 10 प्लस 25 बटे 100%। तो जो 10% आया है ये हमारे पास साधारण ब्याज है, 25 बटे 100% जो आया है ये CI माइनस SI है। ये टोटल जो है, टोटल हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है CI। अब सवाल में केवल 5% दिया है अंतर,
अंतर यहां से देखो 25 चौके 100, मतलब 1/4% है अंतर, 1/4% अंतर है। देखो सिंपल सा ऑप्शन, 1/4% का मतलब कितना रुपया है, 51 रुपया है। तो 1% की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 51 × 4, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 204 रुपया। पूछा गया है कि धन कितना होगा, टोटल धन। तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 100% क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड में। तो 204 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑप्शन नंबर डी देखो आ रहा है आंसर। बताओ कोई तकलीफ इसमें? ये थोड़ा सा जो प्रोसेस बताया है इसको ध्यान से देखना कि क्या क्या होता है। इसको अगर याद रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएंगे। बताया है आपको पूरा प्रोसेस, तब इतना टाइम लगा। मुझे करना होता सीधा सा 0.25% दिमाग में कैलकुलेट करते कि 5% रेट है, 25/100, 0.25 की वैल्यू 51 है, और यहां से 1% की वैल्यू निकालते और 100% की वैल्यू निकाल के आंसर लगा देते, काम हो जाता। बस सिंपल सा था, कुछ नहीं था। इसको रिवाइज कर लेना वीडियो दोबारा देख के, बहुत सिंपल सा तरीका बताया है। और यहीं से टोटल साधारण ब्याज भी निकाला जा सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला जा सकता है, और CI माइनस SI का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा इक्वेशन दे रखा है x² - x + 1/x² + x + 1 बराबर 2/3 हो, तो x + 1/x की वैल्यू ज्ञात करो। तो x² - x + 1/x² + x + 1 करो, दोनों में x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन मतलब इसके अंश और हर में x से भाग कर दो। दोनों में अंश और हर में क्या करना है, x से भाग करना है। तो देखो क्या आएगा, तो x² / x माइनस x / x प्लस 1/x अपॉन नीचे भी x से भाग कर दिया पूरे में, तो x² / x प्लस x / x प्लस 1/x। तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, यहां से एक x कैंसिल आउट, यहां से टोटल x कैंसिल आउट, नीचे भी एक x कैंसिल आउट, टोटल x कैंसिल आउट। क्या क्या बचा, अब इधर लिखो। ऊपर वाले में पहले x बचेगा -1 प्लस 1/x अपॉन नीचे बचेगा x प्लस 1 प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x की वैल्यू देखो, इन दोनों को देखो ध्यान से, और ये हमें 2/3 के बराबर दिया हुआ है। इन दोनों को पास में रखो, x प्लस 1/x और -1 अपॉन नीचे इन दोनों को पास में लाओ, तो x प्लस 1/x प्लस 1 बराबर 2/3। इसकी वैल्यू चाहिए हमें। ये दोनों चीजें सेम है, ये मान लो a है तो ये भी a होगा, तो हमारे पास नया इक्वेशन बन जाएगा a - 1 / a + 1 बराबर 2/3। इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। 3a - 3 = 2a + 2 -3 - 2 इधर चेंज हो जाएगा, 2a - 3a, तो -a = आ जाएगा -5। a कैंसिल आउट, a = कितना गया 5। तो a हमने क्या माना था, a माना था x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, समुच्चय a तथा b में क्रमशः 5 और 10 अवयव हैं। a यूनियन b में अवयवों की न्यूनतम संख्या होगी। a यूनियन b का पूछा गया है कि न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है। तो समुच्चय A तथा B में क्रमशः 5 और 10 अवयव हैं, मतलब A सेट में 5 एलिमेंट हैं और B सेट में 10 एलिमेंट हैं। तो A यूनियन B में न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम 10 हो सकते हैं, क्योंकि यूनियन सारे के सारे एलिमेंट काउंट करता है बट रिपीट ना हो। जैसे हम मान लेते हैं, चलो A सेट हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है इसमें, और सेट बी जो है उसमें 10 तक नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने एलिमेंट हैं। अब इसका यूनियन अगर निकालना है A यूनियन B,
तो यूनियन जानते हो कि सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं दोनों सेट के, बट रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट हम 1 लिखेंगे, पहले वाले सेट के सब लिख लेंगे 1 2 3 4 5। दूसरे वाले सेट के लिखते हैं, फिर देखो पहले दूसरे सेट में पहला नंबर 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। 2 भी ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 3 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 5 भी लिख चुके हैं, 6 नहीं लिखा है। तो 6 7 8 9 और 10। अब बताओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आए? तो आप कहोगे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं? 10। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, अधिकतम 15। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 110 तथा 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं पता ही होगा आप लोगों को, ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटे, खुद से कटे या एक से कटे, ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 किसी से कटता है? नहीं से कटेगा, या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 5 या तो 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 7 भी या तो 7 से कटेगा या 1 से कटेगा। 11 या तो 11 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो वे सभी नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। अब इसी तरह से पूछा गया है कि 110 और 120 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, 110 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 111 कट जाएगा, 112 कट जाता है, 113 को चेक कर लेना, 114 कटेगा, 115 भी कटेगा, 116 वो भी कट जाएगा, 117 ऑलरेडी कटेगा, सब कट जाएंगे बस 113 को छोड़ के। तो एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य है 110 और 120 के बीच में। बाकी अगर 1 से 100 तक की बात करें कितने अभाज्य नंबर है? तो आप कहोगे 25 अभाज्य नंबर है। 1 से 50 तक के लिए बात करेंगे तो कहोगे 15 अभाज्य नंबर है। और 50 से 100 के बीच में कितने हैं? तो कहोगे 10। तो इतने अभाज्य नंबर है। 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 50 के बीच में 15 और 50 से 100 के बीच में 10। तो टोटल यहाँ पे देखो 25 है, ऊपर टोटल 25 है। और 100 और 120 के बीच में केवल 113 ऐसा नंबर है जो अभाज्य होगा, बाकी कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से। 2 बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 5:4 है तथा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो हम लोग आयतन का अनुपात लिखते हैं। आयतन का अनुपात, जिसका अनुपात पूछा होता है उसका सूत्र लिख लेते हैं। पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। आयतन का बेलन के आयतन का सूत्र पता होगा आपको, क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहां इसकी त्रिज्या r1 मान लेते हैं, ऊंचाई h1 मान लेते हैं। फिर हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2। ये आयतन का अनुपात आ गया, यहां से पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग r1 बटे r2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इंटू h1 अपॉन h2। अब सवाल देखो उसमें दिया हुआ है ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब h1 अपॉन h2 दिया है 5/4। त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया है, मतलब 2/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 हो जाएगा, इंटू 5/9, पहले 5/4 पहले से लिखा है। ये 4 कैंसिल आउट, बचेगा 5/9। तो ऑप्शन 5:9 डी। आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:9। ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। यह वह 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, तो 8 दिनों में से बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? फटाफट इसका आंसर सब लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। और किसी को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कहां पे क्या प्रॉब्लम आई है, जिसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में जरूर दिया जाएगा। 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 16 × 15
कह रहे तो 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्ति, मान लेते हैं x व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से क्या करोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 15 का 2 से गुणा करोगे 30, मतलब कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 30। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। 10 सेकंड का आंसर था केवल, और इसमें आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया है, मतलब बहुत कमजोर है इस समय, तैयारी अच्छी नहीं है। लगातार अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत बहुत कमजोर हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 26, उसको तो करके बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, बताओ जल्दी जल्दी आंसर। नीचे से सॉल्व किया जाएगा यहां से। 7 दूनी 14, 14 में से गया 13, 13/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा 1 के पास, तो 1/3 माइनस 7/13, 13 तिया 39 माइनस 7, 39 माइनस 7/13, 13 ऊपर जाएगा, नीचे कितना बचेगा 32। क्या दिख रहा है, कुछ आंसर दिखा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। 26, 26 के बाद आगे आते हैं 27। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 19 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात करो। तो सिंपल है, इसमें 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो कुल योग कितना होगा यहां से, तो 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो यहां से हो जाएगा 11 दूनी 22, 220। ठीक है। अब प्रथम पहली 6 संख्याओं का औसत 19 है, तो पहली 6 का औसत 19 गुणे 6, तो 6 9 54 और 6 का 6 5 11, 114, 19 छक्का 114, और अंतिम 6 का 22 है, तो 22 गुणे 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। तो ये टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका हो गया 4 2 6 3 1 4, 246। और नॉर्मली टोटल कितना था 220, तो 246 में से 220 घटा दोगे, तो जो बचेगा वो छठवीं संख्या का आ जाएगी 26, ऑप्शन नंबर ए। तो छठी संख्या कौन सी हो गई हमारे पास, 26 हो गई। इसी के साथ सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप से किए जा सकते हैं। ठीक है, किसी अंतिम 6 का पूछा होता है या प्रथम 6 का पूछा गया होता तो हम ऐसे ही कर सकते थे आराम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 मीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2a, और ये दिया हुआ है हमारे पास 10√3। तो यहां से देखोगे तो डायरेक्टली √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 20, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 20। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कहोगे √3/4a² होता है। a हमारे पास 20 निकल के आ चुका है, a² मतलब 20 गुणे 20, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, √3। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा था मेंसुरेशन का क्वेश्चन, फॉर्मूले अगर याद है तो सब कुछ कर सकते हैं, फॉर्मूले नहीं याद है तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है कि फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करो और याद करो। क्वेश्चन नंबर 29, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है, इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 5 घटाने पर 5/8 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। इसको हम ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन उठाओ, अंश और हर में से दोनों में से 5 घटाओ, तो ऊपर कितना बचेगा 20 और नीचे कितना बचेगा 32। इसको काट के देखो कितना है, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32। ये 5/8 आ रहा है, जो कि सवाल में कह भी रहा है कि 5 घटाने पर 5/8 बचना चाहिए, तो बच भी गया है। अब क्या ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ऊपर वाली कंडीशन क्या है
कि भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है। हर तो ये क्या इससे 12 अधिक है? ये तो 3 ही अधिक है, 12 तो अधिक है नहीं, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अंश तथा हर प्रत्येक में घटाने पर 5/8 प्राप्त होता है। यहां पे 5 घटाओगे, यहां पे 5 घटाओगे तो 2/20 प्राप्त होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां से 5, यहां से ऐसे ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा। 5 घटाने पर 5/8 प्राप्त होता है। चलो इसको एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो मान लेते हैं भिन्न क्या है, x/y है। अब कह रहा है अंश हर जो है, हर उसके अंश से 12 अधिक है। हर जो है y वो अंश से 12 अधिक है, तो x + 12 ये हर होता है नीचे वाला, ऊपर वाला अंश होता है। तो अंश से 12 अधिक है तो अंश से +12 कर दिया। इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 5 घटाओ। अब इसी भिन्न में क्या करो, 5 घटाओ। x - 5 बटे y - 5, तो ये 5/8 प्राप्त होता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8x - 8 × 5 = 40 बराबर 5y - 25। तो 8x - 5y बराबर -25, और 40 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 40 हो जाएगा, तो जोड़ने घटाने पर बचेगा 15। तो 8x - 5y बराबर 15। अब यहां से देखो y बराबर हमारे पास क्या मिला था, x + 12। तो इस y की जगह पर हम लोग x + 12 कर देंगे। y की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x + 12। 5x + 12 बराबर 15। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 8x - 5x, 5 का 12 से करोगे 12 × 5 = 60, माइनस का हो जाएगा बराबर 15। तो यहां से 8x में से 5x माइनस करोगे 3x, और 15 और प्लस 60 तो हो जाएगा 75। 3 से इसको काटोगे, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। मतलब अंश तो 25 हो गया। हर जो होगा, हर इसका 37, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पे देखो, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि 12 अधिक है, तो देखो ये 12 अधिक तो है, ये 12 ज्यादा तो है। हम लोग बाद वाला नंबर देख रहे थे 5/8 को, तो ये कहां आएगा, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होता है। आगे आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में किसी कंपनी द्वारा कुछ वर्षों में किया गया साइकिल निर्माण प्रदर्शित करता है। बताइए कि 2010 की तुलना में 2011 में कितने % की वृद्धि हुई, तथा 2011 की तुलना में 2012 में कितने % की कमी हुई। तो 2010 ये है हमारे पास, 2010 10 से 11 में देखो 80 से कितना हो गया, 120। कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप कहोगे 40। कितने पे हुआ है, 80 पे। तो कितना परसेंटेज का वृद्धि हुआ, 40 दूनी 80, तो कहोगे 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसके, लेकिन आंसर निकाल सकते हैं। आगे पूछा गया 2011 की तुलना में 2012 में, तो 2011 से 2012 में 120 से कितना हो गया, 90। कितना कम हुआ है, तो 30। कितने पे कम हुआ है, तो 120 पे। तो 30 कम हुआ है 120 पे, तो कितने % की कमी आएगी, तो 100 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25%। तो 25% की क्या हो जाएगी, कमी, और ये हो गई वृद्धि। तो ये दोनों, एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें 50% और 25% दोनों दिए रखे होंगे, वो इसका करेक्ट आंसर होता है। ये यहाँ के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, समाप्त होता है आज का वीडियो। और वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक्स। और जो भी दोस्तों को वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी दोस्त उनके जानने वाले यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज के साथ खत्म करते हैं अपना वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय और टेक केयर।